हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। टुडेस डेली न्यूज़ एनालिसिस। ये होगा आपका 23 जून 2026 अरुणाचल टाइम्स का हम स्टार्ट करेगा। पहला न्यूज़, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस आर की टू द विकसित भारत विजन, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, सो एक स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम इट वाज हेल्ड इन कोची, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा, he has spoken about how important these micro small and medium enterprises are to make a विकसित भारत विजन। ठीक है, सो आरबीआई जो होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स लोग में पूछा जा सकता है। दैट्स वाई ये आर्टिकल में स्पेशली आरबीआई को लेके उसका गवर्नर गवर्नर लोग का जो लिस्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो गवर्नर है ही हैज स्पोकन कि किस तरह से ये जो स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है ये क्रेडिट को ग्रो करने में मदद करता है। एंड आगे जाके ये एक लॉन्ग टर्म बिजनेस पार्टनरशिप में नॉट जस्ट ए रेगुलेटरी ऑब्लिगेशन लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिसमें इकोनॉमी को एक स्टेबल फॉर्मेट में रखने में मदद करता है। ठीक है, साथ ही साथ सच एंटरप्राइजेस सच एंटरप्राइज इनिशिएटिव से आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होता है उसको हम एक कोलेटरल फ्री लोन्स के अंदर में वेवर्स ऑफ द प्री क्लोजर चार्जेस के अंदर में हम उसको ब्रिज यानी कि क्रेडिट गैप्स को हम ब्रिज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जितना होगा एग्जाम फॉर्मेट में हम आरबीआई से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। सो 1930 में इंडियन का जो इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम होता है, फर्स्ट प्रॉब्लम जिसके वजह से अराउंड द फेस स्पेशली आपका जो हिल्टन यंग कमीशन बोल के एक कमीशन होता है वो आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर एग्जाम में आपको ये कमीशन का नाम भी पूछा जा सकता है। सो सिविल सर्विस का कमीशन, लेबर का कमीशन, सिमिलरली बैंकिंग का जो कमीशन है जो इनिशियली आता है उसको हम हिल्टन यंग कमीशन, रॉयल कमीशन ऑफ करेंसी भी बोलता है। तो ये कमीशन सबसे पहले 1926 में आता है, लेकिन जब इकोनॉमी प्रॉब्लम ऑफ द 1930 आता है तब जाके रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 1934 आ जाता है, जिसके चलते रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई वो फॉर्म होता है इन द ईयर 1935। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 वो आपको याद करना है, बाय द रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 1934 बेस्ड ऑन द हिल्टन यंग कमीशन का रिकमेंडेशन पे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। उसके बाद आगे जाके आफ्टर इंडिपेंडेंस आरबीआई का नेशनलाइजेशन हो जाता है, और ये नेशनलाइजेशन फेज कब होता है? 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन होता है, जहाँ पे इसका जो ओनरशिप का जो राइट्स होता है वो ब्रिटिश से कंप्लीटली इंडियन गवर्नमेंट के अंदर में आ जाता है। और उसके बाद दूसरा, इनिशियली जब आपका आरबीआई फॉर्म होता है तो उसका इनिशियल कैपिटल जो होता है, हेडक्वार्टर जो होता है वो कोलकाता होता है, एंड उसको परमानेंटली 1937 में उसको मुंबई में शिफ्ट करता है। सो एज ऑफ नाउ आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। ठीक है, तो कौन सा ईयर में वो शिफ्ट हुआ है ये भी जरूरी है एग्जाम के लिए। ठीक है, सो करेंटली 26 गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो आपका संजय मल्होत्रा है, वो भी आपको याद करना होगा। ठीक है, उसके बाद करेंटली जो करंट नहीं, उसके बाद फर्स्ट गवर्नर कौन था वो भी आपको मालूम होना है। सो फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई वो आपका ऑसबोर्न स्मिथ, और ये एपीएसएसबी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो एपीएसएस लुक में करंट उसका जो नेशनलिटी उसको लेके ऑफन पूछता है, ड्यूरेशन को लेके पूछता है, तो उतना आपको पढ़ना होता है। ठीक है, एंड उसके बाद फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ये भी लास्ट टाइम का एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर इज सीडी देशमुख, इसको भी याद करना है। और एपीसेस के लिए बोलने से आपको ये ईयर को भी याद करना है। ठीक है, दूसरा यूनिक चीज जो बैंकिंग से हमको याद करना है, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, ये वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जो गवर्नर ऑफ आरबीआई भी सर्व किया है, एंड उसका ईयर बोलने से भी आपको ईयर को भी याद करना है। उसके अलावा मनमोहन सिंह इज नोन फॉर हिज रिफॉर्मेशंस, है ना, एलपीजी। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्मेशंस के लिए माना जाता है, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1991 भी बोलता है। ठीक है, सो आरबीआई में दूसरा चीज कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, आरबीआई का लोगो डिस्टिंक्ट एम्बलम। ठीक है, तो आरबीआई में पाम ट्री है, एंड एनिमल्स में टाइगर वो रिप्रेजेंट करता है आरबीआई में। ठीक है, डन। उसके अलावा इंटरनेशनल रोल में ये भी आपका करंट अफेयर्स
अवेयरनेस का सेक्शन में पहुंच जाता है। आरबीआई इंडिया का सेंट्रल बैंकिंग तो है ही है, मदर बैंक है ही है। उसके अलावा आरबीआई 1947 में एंड 1948 में वो सेंट्रल बैंक फॉर द बर्मा यानी कि म्यांमार उसके लिए भी बना है, और पाकिस्तान के लिए भी टिल 1948 तक बना है। तो हमेशा याद रखो इंटरनेशनल रोल में वो सेंट्रल बैंकिंग फॉर म्यांमार एंड पाकिस्तान भी रहा है। सिंबल पाम ट्री एंड टाइगर उसका एम्बलम होता है। डन। उसके बाद इसका जो मैनेजमेंट आउटले होता है, ये डिटेल ज़्यादातर सिविल सर्विस लोग के लिए ज़रूरी होता है। इसमें 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, जिसमें गवर्नर भी इंक्लूड है, एंड 4 डिप्टी गवर्नर्स होता है, एंड फाइनेंशियल रिप्रेजेंटेशन का जो अपॉइंटमेंट वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू से आ जाता है। डन। उसके बाद यूएस नोटिफाइज सेल ऑफ सपोर्ट सर्विस फॉर इंडियाज अपाचे हेलीकॉप्टर M777A2 हाउसर। तो यूएस ऑफिशियली दे हैव अनाउंस, यूएस का जो डिफेंस सेक्रेटरी कॉर्पोरेटिव कॉर्पोरेशन एजेंसी है, वहाँ का जो फॉरेन मिनिस्ट्री सेल प्रोग्राम के अंदर में वो लोग आर्म सेल नोटिफिकेशन फेडरल रजिस्टर में वो लोग डाल दिया है, एंड वो लोग ऑफिशियली नोटिफाई किया है दैट दे विल बी प्रोवाइडिंग टू इंपॉर्टेंट सर्विस नोन एज अपाचे हेलीकॉप्टर, एंड दूसरा है M777A2 जो एक अल्ट्रा लाइट हॉविजर है, और ये लोग का दोनों का एस्टिमेटेड वैल्यू इज अराउंड 482.2 मिलियन। ठीक है। तो आपको एग्जाम में कैसे हम इसको पढ़ेंगे, ये जो पर्टिकुलर सर्विस है अपाचे का, M77 का, ये लोग को आपको ज्यादातर एग्जाम में कैसे पूछता है, कौन सा नेशन के साथ डील होता है। ठीक है, तो आप याद करो ये यूएसए के साथ है। डन। नो, इसमें प्राइस का ब्रेकडाउन करके दिया है, इतना डिटेल से प्राइस को जनरली पूछा नहीं जाता है, फिर भी न्यूज़पेपर का आर्टिकल में 230 मिलियन जो है वो आपका M777A2 हाउइजर को ऑब्टेन करने के लिए इंडिया स्पेंड कर रहा है, एंड अपाचे के लिए अराउंड 198.2 मिलियन स्पेंड कर रहा है। ठीक है। तो इसमें आपका जो सर्विसेज जैसे कि नॉन मेजर डिफेंस इक्विपमेंट्स होता है, स्पेयर एंड रिपेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, टेक्निकल असिस्टेंस, इंजीनियरिंग सपोर्ट, ये सब भी ये सर्विस यानी कि ये पैकेज के अंदर में आ जाएगा। तो एग्जाम में ये मेंस का पर्सपेक्टिव में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में बहुत पूछा जा सकता है। तो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप का स्टेटस को देखने को मिलता है, जैसे कि एज ऑफ नाउ वो इंडिया को ये सेल कर रहा है, तो मेजर डिफेंस पार्टनरशिप विद यूएस जो स्टेटस 2016 में ग्रांट हुआ था, वो एज ऑफ नाउ एक बहुत ही डिफेंस इंटीग्रेशन एंड स्मूथर पाथवे का टेक्नोलॉजी के थ्रू शेयरिंग होते हुए हम देख सकते हैं। दूसरा, इंडो पैसिफिक अलाइनमेंट। नाउ इंडिया और यूएस का ये जो अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग रहता है स्पेशली डिफेंस का टू से, आपका इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशिया रीजन में एक बेटर है ना, बेटर एसेटिव्स एंड सॉरी एंड मेंटेन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर करने में मदद करता है। ठीक है। साथ ही साथ सच डील्स, ये आपका फाउंडेशनल पैक्स इन एक्शंस जो होता है उसको, और भी एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूएस ओवर द लास्ट ईयर, इसको और भी इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट को ये डेवलप करता है। तो यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट ये फंडामेंटल पैक्स के बारे में वो बताता है। एक है कॉमकास, कोई कोई इसको कॉमकासा बोल के भी प्रोनाउंस करता है, एंड लेमियो। सो इसके बारे में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जीएस पेपर 2 में हमको पढ़ना होता है, बिकॉज दीज आर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जैसे कि कॉमकास से आप ये याद करो, कॉमकास मतलब कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट बोलता है। इसको यूएस और इंडिया इन द ईयर 2018 में इसको साइन किया है। ठीक है। इससे क्या होता है, वो इंडिया का इंडिया को वो एक्सेस ग्रैंड करता है, उसका डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड रियल टाइम ऑपरेशन डाटा ये सब एक्सेस कराने में, ठीक है, देता है। उसके बाद ये जो लेमियो है, ये क्या है, ये एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट है। इसको इन द ईयर 2016 में इसको यूएस और इंडिया साइन किया है, और उसको एज ऑफ नाउ भी मेंटेन करता है। तो इसमें जैसे कि बेसिक सप्लाईज होता है, रिपेयर्स, रिफ्यूलिंग, टेक्निकल सर्विस, ये सब प्रोवाइड करता है, और इसी के अंदर में मैक्सिमम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वो सब भी किया जाता है। तो एग्जाम में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड यूएसए ये भी पूछा जा सकता है। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल हो गया, यूथ अभ्यास, ठीक है, और ये बी है थोड़ा माप पे, यूथ अभ्यास ये भी यूएस और इंडिया का है। वज्र प्रहार, कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम के लिए आपको याद करना है ना। मालाबार, नाउ रिमेंबर, मालाबार जो है, मालाबार, मालाबार एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसको जितना भी क्वाड नेशंस है,
है ना? इसमें कौन-कौन आता है? यूएस आता है, इंडिया आता है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, उसके अलावा जापान आ जाता है, ठीक है? तो ये मतलब मिल के करता है मिलिट्री एक्सरसाइज। और रिसेंटली दूसरा है टाइगर ट्रायम्फ। ओके, सो दीस आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो आपका लॉजिस्टिक एक्सचेंज एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स के अंदर में किया जाता है, ठीक है? दूसरा, अगर हम मेंस एग्जाम लिखता है तो उसमें देयर आर सर्टेन क्रिटिकल एनालिटिक डायमेंशंस आल्सो, तो इसको जानना ज़रूरी होता है। जैसे डिपेंडेंसी, वल्नरेबिलिटी। नाउ इंडिया सच डिफेंस के लिए यूएस पे डिफेंड करना वो क्रिटिकली हमारा मिलिट्री स्पेयर्स के बारे में बताता है। दूसरा, इंडिया इटसेल्फ सेज कि वो एक आत्म भारत भारत मतलब आत्मनिर्भरता भारत है, लेकिन सच डीलिंग स्पेशली सिक्योरिटी कंसर्न के लिए जो डील हो रहा है, ये आपका जो गोल है उससे कंप्लीटली कंट्राडिक्ट करता है, ठीक है? आत्मनिर्भर भारत से कंप्लीटली कंट्राडिक्ट करता है। सो इट्स टाइम कि ये जो पॉलिसीज़ है उस पे ध्यान दिया जाए। देन नेक्स्ट, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टिकट्स प्राइस रुपीज 499 to 5500 as the event returns to India after 17 years। सी, यहाँ पे टिकट का पैसा कितना है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपका जो बैडमिंटन वर्ल्ड कप जो फेडरेशन है, जो मैच है वर्ल्ड कप चैंपियनशिप, वो इंडिया में आफ्टर 17 इयर्स रिटर्न हो रहा है और ये आपका न्यूज़ है, ठीक है? तो प्राइस कितना है टिकट का और कितना सीट है ये नहीं पूछेगा। जैसे कि ये न्यूज़ जो है मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर्स का फॉर्मेट में, स्पेशली जैसे आपका सितंबर 6 में एग्जाम है, तो आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप कहाँ होने वाला है। तो इतना याद रखो, ये इंडिया में होने वाला है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम इन इंडिया न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो ये आपका न्यूज़ हो जाता है, ठीक है? रेस्ट यहाँ में इंडियन से कंटेंडर लाइक लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, ठीक है? एंड सित्विक राज एंड चिराग, ये लोग खेलने वाला है, ठीक है? और ग्लोबल स्टार्स में कोरिया का अनसेंग यांग, चाइनीज का सी यू कुई, ली सी फंग, they are going to represent, ठीक है? एंड स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एज वेल एज फ्रॉम मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया विल compete करेगा। डन। तो बैडमिंटन से हमको क्या-क्या चीज़ और जानना होगा, ठीक है? सो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ये इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है, ठीक है? और जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के अंदर में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। और ये जो बॉडी है इसको 1934 में इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बोल के इसको स्टार्ट किया था विद द 9 फाउंडिंग मेंबर्स। दिस 9 मेंबर्स आर कनाडा, डेनमार्क, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड एंड वेल्स, ठीक है? 1934 में याद रखो, ओरिजिनल नेम इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन बोल के। आगे जाके ईयर 2006 में, ठीक है? ईयर 2006 में इसका जो नेम होता है उसको इंटरनेशनल बैडमिंटन से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बोल के नाम को चेंज किया है। और अर्लियर इसका जो कैपिटल था, हेडक्वार्टर, नॉट कैपिटल सॉरी, हेडक्वार्टर, वो यूनाइटेड किंगडम में था शुरुआत में फ्रॉम 1934। एंड 2005 में इसका जो हेडक्वार्टर है उसको कोलालमपुर मलेशिया में शिफ्ट किया है। तो रिमेंबर, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कोलालमपुर मलेशिया में 2005 में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद उसका अर्लियर नेम इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन था, जिसको 2006 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बोल के नाम को शिफ्ट किया गया है, ठीक है? तो इसमें आपको पता है पूरा वर्ल्ड रैंकिंग जितना टूर्नामेंट्स है सब कुछ इसके अंदर में आ जाता है। उसके अलावा एग्जाम में क्या-क्या और देखना है। सो एग्जाम में आपका जो कप होता है टूर्नामेंट्स, वो पूछा जा सकता है। जैसे कि रिमेंबर, थॉमस कप बैडमिंटन में सिर्फ और सिर्फ मेन के लिए खेला जाता है। ठीक है, कभी-कभी बोलता है कि ये ओवर कप कौन-सा गेम के लिए, ये पूछा जा सकता है। ओवर कप वुमेन का बैडमिंटन के लिए है। सुदीर्मन कप ये भी मिक्स का बैडमिंटन के लिए है, ठीक है? डन। सो एमसीक्यू को हम देखेंगे। अंडर व्हिच लेजिस्लेटिव एक्ट वाज आरबीआई conceptualized and formally established as the country's central bank in the year 1935। obviously रिजर्व बैंक एक्ट ऑफ 1934 होगा, ठीक है? ऑप्शन बी। उसके बाद Badminton World Federation was originally established in 1934। By what name was it known prior to its rebranding in 2006? होगा तो 2006 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बोलने से पहले इसका पुराना नाम क्या था? इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, फॉर्म इन द ईयर 1934। In context of badminton world federation governance structure,
वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशंस? तो ये करेंटली एज ऑफ नाउ कोलालमपुर मलेशिया में है। तो मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हो सकता है? इवैल्यूएट हाउ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन रिवोल्यूशनाइज रिलेशनशिप बेस्ड लैंडिंग फॉर द स्मॉल इंटरप्राइजेस। ये क्वेश्चन आपका विकसित भारत में किस तरह से आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को अगर आप डिजिटलाइज कर देंगे, उसमें अगर डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम डालेगा तो वो कैसे एक रिवोल्यूशनरी लेके आएगा, तो उसको आपको लिखना होता है। उसके बाद हाउ डज ए रूबोस इंटरनल स्पोर्ट गवर्नेंस फ्रेमवर्क डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस ए कंट्री ऑफ पावर प्रोटेक्शन ग्लोबली, है ना, सॉरी प्रोजेक्शन ग्लोबली। सो ये आपका टूर्नामेंट्स, होल्डिंग टूर्नामेंट्स, जैसे कि एज ऑफ नाउ इंडिया में स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में सार्क जैसा फुटबॉल का टूर्नामेंट रखा गया, सैक सॉरी नॉट सार्क। उसके अलावा अभी जैसे इंडिया में वर्ल्ड बैडमिंटन आफ्टर 17 इयर्स आ रहा है, तो इससे टूरिज्म बढ़ता है ना, कंट्री का एसेट्स बढ़ता है, तो ये लोग एक सॉफ्ट पावर के तौर पे काम कर सकता है। डन। उसके बाद थॉट ऑफ द डे, आई स्वेयर बाय माय लाइफ एंड माय लाइफ ऑफ इट that I will never live for the sake of another man nor ask another man to live for mine. Ayn Rand. Okay, so with this concept हम लोग पढ़ते रहेंगे, न्यूज़ को फॉलो करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।